नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके बारे में हम मेन बातें पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो देखो, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके बेसिस क्या हैं, यानी वो किस चीज़ पे टिका हुआ है, उसकी मेन बातें क्या हैं। तो आज के टाइम पे जो भी व्यापार है, पूरी दुनिया में जो सामान बिकता है एक जगह से दूसरी जगह, आप देखते हो हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ बिकती है। तो वो जो व्यापार चल रहा है आज पूरी दुनिया में, उसका बेस क्या है, वो किन चीज़ों पर टिका हुआ है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। देखो, पहली चीज़, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। पहला पॉइंट बनाओगे आप इसको, कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होना। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग होंगे तो सीधी सी बात है, उस देश में व्यापार भी उसी तरीके का होगा। अगर जहाँ पे तेल निकलेगा वहीं से तो तेल का व्यापार होगा। अब दुबई के पास तेल है, ईरान के पास, इराक के पास तेल है, तो वही तो तेल का व्यापार करेंगे। हमारे पास इतना तेल नहीं है जितना उनके पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतना व्यापार थोड़ी करते हैं तेल का जितना वो करते हैं, बल्कि हमें तो मंगाना पड़ता है वहाँ से। इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे खेती की कमी है, तो जिस एरिया में खेती होती है, जैसे कि हमारे भारत में खेती होती है, तो हम यहाँ से अनाज वगैरह भेजते हैं उनको। तो समझे आप? तो इस तरीके से व्यापार चलता है। जिस देश में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उस हिसाब से व्यापार डिसाइड होता है। क्या हेडिंग थी हमारी? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके बेस क्या हैं। तो पहला बेस क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी एक देश के पास संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, अलग अलग रिसोर्सेज होंगे तो अलग अलग व्यापार होगा। जैसे संसाधन वैसा ही व्यापार। अब देखो, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर का व्यापार होगा, यानी कि खेती होगी अच्छे से। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा होगा। आप सभी को पता है वहाँ पे खेती वगैरह तो होती नहीं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है? पर्यटन से, यानी कि टूरिज्म से। तो जैसी जगह है वैसा ही व्यापार। अब देख लो, आप जो भी फसल है, अब जो फसल होती हैं उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। अब चाय जो है वो ठंडे एरिया में उगती है, ठीक है, और उसे बारिश भी हल्की हल्की चाहिए। ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो भी वो ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो भी वो फसल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमारे देश में असम वाली साइड में चाय उगाते हैं। वहाँ पे मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी होती है, ठीक, और पानी एक जगह रुकता भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ीदार पहाड़ हैं। तो थोड़ी वहाँ पे पानी कभी एक जगह पे नहीं रुकता, तो पानी बह के नीचे आ जाता है। तो प्रॉपर अच्छी कंडीशन है चाय बोने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे चाय उगाई जाती है। अब जो हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पे गेहूं के लिए अच्छी कंडीशंस हैं, ठीक है, प्लेन ज़मीन पड़ी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा नॉर्मल मौसम चाहिए वैसा मौसम है, तो यहाँ पे गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। वेस्ट बंगाल साइड जो है जूट की खेती ज़्यादा होती है, जिसे पटसन भी बोलते हैं। महाराष्ट्र साइड कॉटन की खेती ज़्यादा होती है। तो हर फसल को अलग मौसम चाहिए, अलग तरीके का पानी चाहिए, ठीक है, तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट, मिट्टी अलग तरीके की होती है। तो जिस देश में जैसी जलवायु है, जैसी मिट्टी है, जैसे रिसोर्सेज हैं, उसी तरीके का व्यापार वहाँ पे होता है। तो चाय का व्यापार ठंडे एरिया में होता है ज़्यादा। उसके अलावा जो केला है, रबड़ है और कहवा है, ये उष्णकटिबंधीय एरिया में होते हैं ज़्यादा। उसके अलावा ड्राई फ्रूट जो हैं, आप सभी को पता है, ठंडे एरिया में होते हैं ज़्यादा। हमारे देश में भी ड्राई फ्रूट्स कहाँ पे होते हैं? हिमाचल में होते हैं, जम्मू कश्मीर में होते हैं। तो समझे आप? तो ड्राई फ्रूट्स कहाँ पे? ठंडे एरिया में। तो जहाँ की जैसी कंडीशन होगी जिस देश की भी, वहाँ पे उसी तरीके का व्यापार होगा, उसी तरीके की चीज़ें पैदा होंगी और उन्हीं चीज़ों को तो लोग बेचेंगे। समझ गए? तो पहला पॉइंट क्या है व्यापार को डिसाइड करने वाला? नेचुरल रिसोर्सेज। जहाँ पे रिसोर्स जैसे वहाँ पे व्यापार भी वैसा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसका। आपने KGF मूवी देखी होगी। KGF की फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड्स। अब कोलार नाम की जगह है कर्नाटक में, वहाँ से सोना निकलता था। तो वहाँ पे अगर नेचुरल रिसोर्स सोना निकला है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी किस चीज़ की लगेंगी? सोने की ही लगेंगी, ठीक है। जो उसमें हीरो था वो KGF में, वो करता क्या था? सोने की स्मगलिंग तो करता था, सोना ही तो निकालता था। समझे आप? जहाँ पे रिसोर्सेज जैसे निकलेंगे वहाँ पे व्यापार उसी चीज़ का होता है। तो कर्नाटक में सोने का व्यापार होता है, और आज से नहीं, बहुत 4-5 हज़ार साल पहले से होता है साउथ इंडिया में सोने का व्यापार। तो जहाँ पे जैसे रिसोर्सेज वहाँ पे वैसा व्यापार। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल व्यापार के बेसिस, किन चीज़ों पर इंटरनेशनल व्यापार जो है वो टिका हुआ है। अब दूसरा पॉइंट देखो आप, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। जहाँ की जनता जैसी है वहाँ पे चीज़ों की डिमांड भी तो वैसी ही होगी। जैसे कि मान लो अमेरिका है, अमेरिका में जो मीट है उसकी डिमांड ज़्यादा है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीट खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, मौसम वहाँ पे ठंडा है और सारे वहाँ पे नॉन वेज लोग हैं, तो वहाँ पे मीट की डिमांड ज़्यादा है। पर अगर आप भारत देश को देखो, पूरी दुनिया में सबसे कम मांस भारत में ही खाया जाता है। जितना मांस अमेरिका में बिकता है उतना भारत में नहीं बिकता। तो पॉपुलेशन की वजह से चीज़ की डिमांड में फ़र्क आया ना, तो जैसी जनसंख्या होगी उस हिसाब की डिमांड भी होगी। अब देखो, नंबर पे भी डिपेंड होगा। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे व्यापार ज़्यादा चलेगा, जहाँ की जनसंख्या कम होगी वहाँ पे कम चलेगा। देखते हो ना आप कि इंडिया और चाइना जो है वो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या इतनी है, अगर कोई आदमी चीज़ बेचेगा तो वो कितने बड़े लेवल पे बेच पाएगा। और जहाँ की जनसंख्या कम होगी वहाँ पे व्यापार कम होगा। तो जनसंख्या जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी व्यापार को डिसाइड करने में। तो जनसंख्या सबसे मेन चीज़ है व्यापार के लिए। तो दो बातें हमने पढ़ी, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि राष्ट्र के संसाधन, ठीक है, जिस देश में जैसे संसाधन है वहाँ पे वैसा ही व्यापार होगा। दूसरी बात हमने पढ़ी जनसंख्या, जहाँ की जनसंख्या जैसी है, जितनी है, उसी हिसाब से वहाँ पे व्यापार होगा। तीसरी चीज़ देखो आप, कल्चरल फैक्टर यानी कि सांस्कृतिक कारक। अब कल्चर के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, आप सभी को पता है। व्यापार के लिए कल्चर को भी बहुत ध्यान में रखना होगा हमें। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अमेरिका और यूरोप में मीट ज़्यादा बिकेगा, वही मीट भारत में कम बिकेगा। उसके अलावा भारत में जो त्यौहार हैं, जैसे कि यहाँ पे होली होती है, दिवाली होती है, तो यहाँ पे हम जो हमारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, पूजा पाठ का सामान है, वो चीज़ क्या अमेरिका में बिकेंगी? नहीं बिकेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। तो अगर कल्चर अलग है तो वहाँ पे व्यापार भी अलग अलग टाइप का होगा। और देखो एग्जाम्पल आप, जैसे कि कुछ अमेरिकन कंपनीज भी हैं जो भारत में हैं, वो भी जानती हैं कि हमें यहाँ के कल्चर के हिसाब से काम करना होगा। जैसे आप कभी भी जाना किसी रेस्टोरेंट में, जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो या बर्गर किंग में जाते हो, तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा बीफ एंड पोर्क नॉट अलाउड, यानी कि जो गाय का मांस है या सूअर का मांस है वो हम नहीं सर्व करते। आपको बर्गर वगैरह आप देखोगे तो चिकन वगैरह मिलेगा, आपको चिकन मिल सकता है, बकरी होती है, इसका मीट मिल सकता है इंडिया में। तो इंडिया के कल्चर में ये चीज़ है कि यहाँ पे गाय और सूअर को नहीं खाया जाता। तो इसीलिए जो ये रेस्टोरेंट हैं बड़े बड़े, ये भी क्या करते हैं, बीफ और पोर्क को बैन कर रखा है इन्होंने। इन्हें पता है कि यहाँ का कल्चर ऐसा है जो नहीं खाते। और अमेरिका में तो इन चीज़ों को बहुत खाया जाता है, वहाँ तो गाय भैंस सब कुछ खाते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें बिकती हैं। एक ही कंपनी है, बर्गर किंग का एग्जांपल मान लो आप, अमेरिका में वही चीज़ को वो बेच रहा है और उसने उसी चीज़ को इंडिया में बंद कर रखा है, क्योंकि उसे पता है कि ये कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ है, सांस्कृतिक चीज़ है। अगर यहाँ पे इसको शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, चीज़ें बिकेंगी नहीं हमारी और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक व्यापार को, एक बिजनेस को खड़ा करने में मेन रोल निभाता है। और एग्जाम्पल देख लो आप इसके, जैसे राजस्थान जो है वो कला के लिए बहुत फेमस है। जयपुर वर्ल्ड फेमस है अपनी कला के लिए, यानी अपनी जो आर्किटेक्चर है उसका, या हाथ के जो काम है, हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए बहुत फेमस है वो। तो यहाँ की जो ब्लू पोटरी है, यानी कि यहाँ पे एक अलग तरीके के बर्तन बनते हैं, वो भी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, ठीक है। जो कढ़ाई का काम है वो भी बहुत फेमस है, रजाई बनाने का काम भी बहुत फेमस है जयपुर में। तो जयपुर की कला, या हम राजस्थान की कला कह सकते हैं, वो वर्ल्ड फेमस है। तो जयपुर वाले लोगों को वो कला आती है, इसीलिए तो वो उस चीज़ का व्यापार कर पा रहे हैं। तो संस्कृति में है उनकी ये चीज़। तो सांस्कृतिक कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चाइना के लोग जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत अच्छे जानते हैं। जैसे आप जिन कप्स में चाय पीते हो, तो वो कप कैसे बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो चीनी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं। तो चाइना के लोग इस चीज़ में माहिर हैं, तो उनकी संस्कृति में क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट उनका व्यापार है। उसके अलावा ईरान के लोग जो हैं वो कालीन बेचते हैं। तो ईरान का कालीन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कालीन का मतलब है कारपेट। तो जो कारपेट है उनके, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो वो उस चीज़ का व्यापार करते हैं। उसके अलावा अफ्रीका जो है, अफ्रीका में मेनली चमड़े की चीज़ें बनती हैं। तो चमड़े का व्यापार करने में अफ्रीका वाले फेमस हैं। तो जिस देश का जैसा कल्चर है, जहाँ पे जैसी संस्कृति है, जैसा उन्होंने पहले से सीखा है, उनके पुराने पुरखों ने उन्हें सिखाया है, उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है किसी भी व्यापार को करने में। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि व्यापार करने के लिए क्या क्या बेसिस हैं। पहला बेस क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे रिसोर्सेज होंगे उसी तरीके का व्यापार उस देश में होगा। दूसरा आधार क्या है, वो है जनसंख्या, जैसी जनसंख्या होगी वैसा ही वहाँ पे व्यापार होगा। जनसंख्या की डिमांड के हिसाब से, जनसंख्या की पसंद के हिसाब से और जनसंख्या की नंबर के हिसाब से कि कितने पॉपुलेशन है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी एक व्यापार को। तीसरी बात, सांस्कृतिक कारक,
किसी भी देश का कल्चर, उसकी संस्कृति बहुत मेन भूमिका निभाती है वहाँ के व्यापार में। अगर हमें कहीं पर भी व्यापार करना होता है तो सांस्कृतिक चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। हमें एग्जाम्पल कुछ याद रखने हैं कि जयपुर कला के लिए फेमस है, चाइना चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है, ईरान जो है कालीन के लिए फेमस है, अफ्रीका जो है वो चमड़े के काम के लिए फेमस है। अब कल्चर के हिसाब से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप दिवाली का एग्जाम्पल दे देना कि दिवाली पे जो सामान बिकता है वो इंडिया में ही तो बिकेगा। आप जाके फुलझड़ी और मोमबत्ती वहाँ बेचने लग जाओ, दिए बना के अमेरिका में जाओ उसी दिन जिस दिन दिवाली हो, कौन खरीदेगा? त्यौहार तो यहाँ पे है। तो कल्चर के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब देखो, आप जैसे सिख समुदाय है, आप सभी को पता है सिख समुदाय वाले लोग बाल नहीं कटवाते। तो अब वहाँ पे जाके बाल काटने की दुकान खोलो जहाँ पे सिर्फ सिख ही सिख लोग हों, बाकी कोई कम्युनिटी हो ही ना, तो वो तो बाल ही नहीं कटवाते, आपकी दुकान चलेगी कैसे? तो संस्कृति को, कल्चर को हमें बहुत ध्यान में रखना होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। आप भी मुझे कोई एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बताना जो कि कल्चर से रिलेटेड है और व्यापार को प्रभावित करता है। अब देखो, आप अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा अमीर है, किस देश की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ पे सामान भी उसी हिसाब का बिकेगा। अब एक गरीब सा देश है, मान लो आप पाकिस्तान है, वहाँ पे आप मर्सिडीज़ खड़ी कर दो, खरीदेगा कौन? पैसा तो है नहीं, अगलों के पास, भिखारी वैसे हैं वो, ठीक है। और अमेरिका में मर्सिडीज़, ऑडी, BMW ये बिल्कुल आम चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्कुल आम कार की तरह बिकती हैं। अब इंडिया जो है वो ना तो अमेरिका जितना अमीर है फिलहाल और ना वो पाकिस्तान जितना भिखारी है, तो वो बीच में है। इंडिया में आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, मर्सिडीज़ भी खरीदते हैं और यहाँ पे छोटी सी नैनो भी बिकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर टाइप की मार्केट है। तो जो देश जैसा है, गरीब है तो उस हिसाब से वहाँ पे सामान बिकेगा। अगर मीडियम देश है कोई, तो वहाँ पे उस मीडियम हिसाब से सामान बिकेगा। और अगर कोई अमीर देश है तो वहाँ पे अमीरों के हिसाब से सामान बिकेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि इंडिया में अधिकतर कौन सी कारें बिकती हैं, या तो स्विफ्ट वगैरह, मारुति की कारें बहुत बिकती हैं इंडिया में, ठीक है। यानी कि 10 लाख से नीचे की रेंज वाली कार बहुत बिकती है इंडिया में। आजकल जो है थोड़ी सी महंगी रेंज की कारें भी बिकने लगी, पर अगर आप आज से 10 साल पहले और चले जाओगे, 10 लाख से नीचे ही सारी कार होती थी और इन्हीं को आदमी खरीदते हैं। तो आज भी जो मेनली पॉपुलेशन है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में मारुति की कारें, ठीक है, और जो टाटा की नई कार आ रही हैं जो कि इस रेंज में है, कम प्राइजेज में, वो खरीदते हैं लोग। तो इंडियन मार्केट जो है वो मीडियम मार्केट थी, ठीक है। आजकल यहाँ पे क्या है, लोगों के पास पैसा हो गया है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे जो आप कार भी नई नई तरीके की देखते हो, मर्सिडीज़, हर टाइप की कार यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, ऑडी, फरारी, जो आप देखना चाहो हर टाइप की कार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है आजकल, ठीक है। तो जब समय बदलता है, चीज़ें डेवलप होती हैं, तो ऐसे ही जो डिमांड है वो भी बदलती है। तो यही कहना चाह रहे हैं हम, आर्थिक विकास बहुत मेन रोल निभाता है किसी व्यापार में। अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप है तो वहाँ पे महंगी चीज़ें बिक सकती हैं। कोई कंट्री अगर गरीब है तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं बिक सकती। तो मार्केट को अच्छे से हमें स्टडी करना होता है कि कहाँ पे कितना पैसा है और किस हिसाब की चीज़ बिकेंगी। तो ये भी एक आधार है हमारा, पैसा गरीबों के हिसाब से अलग चीज़ें बनेंगी, विकासशील जो यानी कि मीडियम लोग हैं उनके हिसाब से मीडियम चीज़ें बनेंगी, और जो अमीर लोग हैं उनके हिसाब से अमीरों वाली चीज़ बनेंगी, ठीक है। तो हर टाइप की मार्केट को अच्छे से हमें देखना होता है। अब देख लो, अब अगला पॉइंट क्या है जिस पे व्यापार टिका हुआ है, वो है विदेशी निवेश, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश का मतलब क्या है? दूसरे देशों का पैसा आना, उनकी करेंसी आना। अब देखो, पूरी दुनिया का व्यापार आपस में जुड़ा हुआ है, कोई देश किसी दूसरे से अलग नहीं हो सकता। तो एक दूसरे की करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी देशों के लिए। जितनी बाहर की करेंसी किसी देश में आती है, उस देश की वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। इंडिया में जितनी भी फॉरेन करेंसी आएगी, मान लो डॉलर ही एग्जांपल ले लो आप, तो इंडिया में अगर ज़्यादा डॉलर आएगा तो इंडियन करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ से पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो विदेशी निवेश भी बहुत ज़रूरी, यानी कि बाहर से पैसा आना, फॉरेन इन्वेस्टर्स का आना बहुत ज़रूरी है किसी व्यापार को करने के लिए। अब देखो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, पर वो उनका यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो वो कैसे तेल निकालेंगे, कैसे कुछ चीज़ करेंगे वहाँ पे। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा देते हैं उन देशों को, या अपनी खुद की फैक्ट्रीज़ लगाते हैं वहाँ पे, जिससे कि उस एरिया को वो डेवलप कर पाते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें भेजते हैं, इंजीनियरिंग का सामान भेजते हैं, माइनिंग के लिए पैसा देते हैं, ठीक है। तभी क्या हो पाता है, कोई भी देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर पाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है फिर,
ठीक है, वो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं, उन्हें वो पैसा देते हैं, तो ऐसे ही आपस में लेन देन चलता है। फॉरेन की करेंसी एक देश से दूसरे देश में आती जाती है और इससे क्या होता है, व्यापार बढ़ता है। तो विदेशी निवेश का होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को अगर व्यापार करना है तो हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी मेन बातें, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। तो विदेशी करेंसी का होना भी उसका एक बेस है। अगर देशों के पास विदेशी करेंसी नहीं होगी तो व्यापार नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनली। तो विदेशी करेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारा। अब अगला पॉइंट देखो, आप सभी को पता है जो भी सामान बनेगा पूरी दुनिया में वो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, कहीं से मंगाना पड़ेगा, कहीं पे भेजना पड़ेगा। पिछला हमने पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ा था कि पूरी दुनिया में सामान कहाँ कहाँ से किस किस रास्ते से भेजा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन है, रेल के रास्ते हैं, सड़क के रास्ते हैं, हवा के रास्ते हैं, ठीक है, समुद्र के रास्ते हैं, अगर ऐसे रास्ते हैं तो ही तो व्यापार कर पाओगे, वरना अपने सामान को भेजोगे कैसे? उड़ के थोड़ी चले जाओगे सिर पे रख के। तो जितना भी सामान है, जितना भी व्यापार होता है वो किसके जरिए होता है? ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है, परिवहन के जरिए होता है। तो परिवहन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के व्यापार के लिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बेस उसकी मेन बातें। तो ट्रांसपोर्टेशन भी उसकी एक खास बात है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना व्यापार संभव ही नहीं है, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। ये थी कुछ मेन बातें जो कि एक व्यापार के लिए ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो इनको अच्छे से याद करना। आपसे क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं कि ये बताओ भाई आज का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके आधार क्या हैं, यानी उसका बेस क्या है। तो आपको यही पॉइंट बताने हैं सारे। आज के टाइम पे इंटरनेशनल बाज़ार में, इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या मेन बातें हैं, क्या क्या उसके मेन बेसिस हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। और हमारी जो अगली वीडियोस होंगी उसमें हम अपने बाकी के बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि इसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। मैंने आपके लिए चैनल पे पूरा सिलेबस बनाया है आपका। प्लेलिस्ट में आप जाओ, सिर्फ प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से वीडियोस को देखो। अगर आप लाइन से वीडियोस को देखोगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। यानी जो कुछ भी आपके सिलेबस में है ना, मैंने सब कुछ वो आपको यहीं इसी चैनल पे करा रखा है। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और हमारी वीडियोस को देखते रहो और हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।